हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास में हम रासायनिक बलगति की जो केमिकल काइनेटिक्स जो चैप्टर है उसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं और आप फोकस कीजिएगा और काफ़ी अच्छे तरीके से इसे समझने की कोशिश करेगा। तो सबसे पहले इस चैप्टर का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है रासायनिक अभिक्रिया का वेग। रासायनिक अभिक्रिया का वेग या फिर इसे हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया की दर भी इसे कहा जाता है, या फिर हम इसे कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन भी इसे कहा जाता है, रेट ऑफ रिएक्शन। तो ये रासायनिक अभिक्रिया का वेग क्या होता है, ठीक है, इसको समझते हैं थोड़ा। देखिए, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो सबसे पहले क्या होता है कि केमिकल रिएक्शन में एक तरफ आपका अभिकारक है और जो आपस में क्रिया करके क्या बनाता है, उत्पाद बनाता है। क्लियर है। एक तरफ आपका अभिकारक है जो जिसके अणु आपस में क्रिया करके उत्पाद बनाते हैं। तो जब स्टार्टिंग में जब रासायनिक अभिक्रिया हमारी प्रारंभ होती है तब हमारे पास क्या होता है, तब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ अभिकारक होता है और उत्पाद तो बना ही नहीं है, क्योंकि उत्पाद जीरो है हमारे पास, क्योंकि अभी रासायनिक अभिक्रिया स्टार्ट नहीं हुई है। तो जैसे जैसे रासायनिक अभिक्रिया हमारी स्टार्ट होगी, यानी अभिकारक के अणु आपस में क्रिया करके उत्पाद बनाना शुरू करेंगे, तो होगा क्या, अभिकारक की मात्रा घटते जाएगी यानी कम होते जाएगी और उत्पाद की मात्रा बढ़ती जाएगी। क्लियर है। जरा जब स्टार्टिंग में जब रासायनिक अभिक्रिया हमने स्टार्ट नहीं हुई थी, अभिकारक के अणु का आपस में क्रिया करना स्टार्ट नहीं हुआ था, तब हमारे पास अभिकारक कितना था, पूरा था, ठीक है, और उत्पाद कितना था, जीरो, अभी अभिक्रिया शुरू ही नहीं हुई है। लेकिन जैसे ही रासायनिक अभिक्रिया होना प्रारंभ हो जाती है तो उत्पाद अभिकारक की मात्रा कम होने लग जाती है और उत्पाद की मात्रा बढ़ने लग जाती है। क्लियर है। अब क्या होगा, मात्रा कहने का मतलब है, मात्रा को हम यहाँ पे अगर सांद्रता के रूप में व्यक्त करें तो हम ये कह सकते हैं अभिकारक की मात्रा रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अभिकारक की मात्रा या अभिकारक की सांद्रता कम होती है, जबकि उत्पाद की सांद्रता बढ़ती जाएगी। और एक समय ऐसा आएगा जब अभिकारक आपका पूरी तरह से उत्पाद बन जाएगा, तो फिर उस समय क्या होगा, अभिकारक की मात्रा शून्य हो जाएगी, जैसे शुरू में उत्पाद की मात्रा शून्य थी। तो दो स्थितियां यहाँ पे उत्पन्न हो रही हैं। एक तो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन आ रहा है, दूसरी ओर चले जाएं तो उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन आ रहा है। अभिकारक की सांद्रता में भी परिवर्तन आ रहा है और उत्पाद की सांद्रता में भी परिवर्तन आ रहा है। लेकिन ये दोनों चीज़ें किसके साथ हो रही, समय के साथ, समय ले रही हैं, ठीक है। जो ये परिवर्तन आया, कितना अभिकारक की मात्रा कितनी कम होगी भाई रासायनिक अभिक्रिया के दौरान, कितने समय में, 1 मिनट में, 2 मिनट में, 1 घंटे में, 2 घंटे में, या उत्पाद की मात्रा कितनी बढ़ी, कितने समय में, 1 मिनट में कितना उत्पाद बढ़ गया या फिर 2 मिनट में कितना उत्पाद बढ़ गया। ये सब समय में भी परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। मतलब समय में परिवर्तन के साथ साथ अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन हो रहा है और उत्पाद की सांद्रता में भी परिवर्तन हो रहा है। अब हम रासायनिक अभिक्रिया को वेग को बताना चाह रहे हैं, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया की दर को कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। तो एक काम कर सकते हैं कि जो रासायनिक अभिक्रिया का जो वेग होता है, रासायनिक अभिक्रिया का जो वेग होता है उसको हम इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। देखिए, या तो हम एक काम करें कि अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन आ रहा है तो कितना परिवर्तन आ रहा है और कितने समय में आ रहा है, तो एक फॉर्मूला बन जाएगा, रासायनिक अभिक्रिया का वेग इक्वल टू अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन, अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन अपॉन कितने समय में, समय अंतराल, कितने समय में, समय अंतराल, कितने समय में अभिकारक की सांद्रता में कितना परिवर्तन आ रहा है, ठीक है। इससे हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, रासायनिक अभिक्रिया का वेग। अगर बहुत जल्दी अभिकारक की मात्रा कम हो जा रही है, इसका मतलब रासायनिक अभिक्रिया चल रही है, रासायनिक अभिक्रिया बहुत फास्ट चल रही है, इसका मतलब रासायनिक अभिक्रिया का वेग अधिक है। सांद्रता में बहुत कम परिवर्तन आ रहा है तो इसका मतलब अभिक्रिया का वेग क्या हुआ, वेग क्या है, स्लो है। या फिर दूसरी कंडीशन यह है कि वेग केवल अभिकारक की सांद्रता में ही परिवर्तन नहीं हो रहा है, यहाँ पर तो उत्पाद की सांद्रता में ही परिवर्तन हो रहा है। तो अभिक्रिया के वेग को आप इस तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, किसी रासायनिक अभिक्रिया का जो वेग होता है वो उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन, या तो अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन अपॉन समय अंतराल। तो इस तरीके से अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन अपॉन समय अंतराल या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन अपॉन समय अंतराल। तो इसके द्वारा आप क्या पता कर सकते हैं, किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को पता कर सकते हैं। क्लियर है। दूसरा हमने यहाँ पे यह समझना है कि जो ये रासायनिक अभिक्रिया का वेग है, क्या इसको कोई कारक ऐसे हैं जो इसको घटा देते हैं या बढ़ा देते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के वेग पर कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देती हैं या घटा देती हैं, ठीक है, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कौन कौन सी चीज़ें हैं, पहली जो चीज़ है वो है अभिकारकों की सांद्रता। यहाँ पे मैंने केवल सांद्रता लिखा है, सांद्रता किसकी है, उत्पाद की नहीं है, किसकी है, अभिकारकों की सांद्रता, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स।
देखिए, अभिकारकों की सांद्रता का रासायनिक अभिक्रिया के वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, अगर आप एक तरफ अभिकारक के अणु हैं, दूसरी तरफ उत्पाद बन रहा है, यहाँ आपके पास रिएक्टेंट है और दूसरी तरफ आपका उत्पाद प्रोडक्ट बन रहा है, तो यहाँ पर आप जितनी ज़्यादा अभिकारक के अणु रखोगे, जितने ज़्यादा अभिकारक के कण होंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा कण होंगे तो एक दूसरे के पास पास होंगे, एक दूसरे से टकराएंगे तो जल्दी से जल्दी क्या बनेगा, उत्पाद बन जाएगा। यानी किसी रासायनिक अभिक्रिया में अगर आप उत्पाद अभिकारक की मात्रा को बढ़ा देते हैं, यानी अभिकारकों की सांद्रता को अगर बढ़ा देते हैं, तो रासायनिक अभिक्रिया जल्दी हो जाती है। कहने का मतलब है रासायनिक अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। दूसरी कंडीशन यह है, अगर आप बढ़ाने की बजाय अभिकारकों की सांद्रता को कम कर दें, तो रासायनिक अभिक्रिया का वेग क्या हो जाएगा, बढ़ने के बजाय घट जाएगा। तो अभिकारकों की सांद्रता बढ़ाओगे, रासायनिक अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा। यदि घटाते हो तो रासायनिक अभिक्रिया का वेग भी घट जाएगा। ठीक है, एक फैक्टर तो ये है जो अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करता है। दूसरा जो फैक्टर है वो है अभिकारकों की प्रकृति। अभिकारकों की प्रकृति, ठीक है, नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स, कि आपके अभिकारक कैसे हैं। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि आपके अभिकारक बहुत ज़्यादा क्रियाशील हैं। अब बहुत ज़्यादा क्रियाशील हैं फिर तो वेग ज़्यादा होगा ही, क्योंकि वो जल्दी जल्दी आपस में क्रिया करेंगे, फास्ट रिएक्शन होगी तो अभिक्रिया का वेग बढ़ जाएगा। या ऐसी स्थिति भी आ सकती है कि अभिकारक आपके बहुत कम क्रियाशील हैं, आसानी से आपस में क्रिया ही नहीं करते हैं। तो आसानी से अगर आपस में क्रिया नहीं करेंगे तो अभिक्रिया बहुत स्लो हो जाएगी, तो अभिक्रिया का वेग क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो अभिकारकों की प्रकृति पर भी डिपेंड करता है कि अभिकारक आपके क्रियाशील हैं या फिर कम क्रियाशील हैं। अगर क्रियाशील हैं, ज़्यादा क्रियाशील हैं, तो अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा, पर अभिक्रिया जल्दी होगी। यदि फिर उनकी क्रियाशीलता कम है तो अभिक्रिया का वेग भी कम हो जाएगा। इसके अलावा रासायनिक अभिक्रिया का वेग एक और फैक्टर पे डिपेंड करता है, वो है ताप, टेम्परेचर। ताप, टेम्परेचर। देखिए, अगर हम ताप की बात करते हैं, वैसे देखा जाए कोई भी रिएक्शन हो, यदि आप ताप बढ़ाते हो तो वो फास्ट होगी। क्यों होगी, क्योंकि ताप बढ़ाने पर किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का वेग हमेशा बढ़ जाता है। ठीक है, क्लियर है। इस बात को आप दिमाग में बिठा लीजिए कि ताप अगर बढ़ गया, टेम्परेचर अगर बढ़ गया, तो रासायनिक अभिक्रिया फास्ट होगी ही होगी, यानी रासायनिक अभिक्रिया का वेग बढ़ जाएगा। ठीक है, अब इस ताप ऐसा क्या करता है कि रासायनिक अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसको समझाने के लिए एक सिद्धांत आया हमारे पास, उस सिद्धांत को हम कहते हैं कॉलिजन थ्योरी। इंग्लिश में कहा जाता है कॉलिजन थ्योरी, या फिर हिंदी में इसे कहते हैं अभिक्रिया दर का संघट्य सिद्धांत। अभिक्रिया दर का संघट्य सिद्धांत, अभिक्रिया दर का संघट्य सिद्धांत। तो देखिए क्या है ये अभिक्रिया दर का संघट्य सिद्धांत, बहुत फास्ट हमारा चल रहा है। ठीक है, अभिक्रिया दर के संघट्य सिद्धांत हमें किस चीज़ के बारे में बताता है कि रासायनिक अभिक्रिया का वेग किस प्रकार से ताप के बढ़ने से बढ़ जाता है। तो क्या कहता है अभिक्रिया दर का संघट्य सिद्धांत, पॉइंट वाइज हम समझते हैं, बिल्कुल फोकस करिएगा। सबसे पहले तो ये कहता है अभिक्रिया दर का संघट्य सिद्धांत, जो कॉलिजन थ्योरी है, वो सबसे पहले ये कहती है कि रासायनिक अभिक्रिया होने के लिए 2 या 2 से अधिक अभिकारक होने चाहिए। पहला पॉइंट क्या है कि रासायनिक अभिक्रिया होने के लिए 2 या 2 से अधिक अभिकारकों का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक हो गया। दूसरा पॉइंट ये कहता है कॉलिजन थ्योरी कि अगर आपके पास 2 या 2 से अधिक अभिकारक हैं तो अभिकारक अणुओं का आपस में टकराना भी जरूरी है। ठीक है, अगर अभिकारक के अणु आपस में टकराएंगे नहीं तो फिर उनके बीच में कोई भी क्रिया नहीं होगी। इसीलिए कॉलिजन थ्योरी क्या कह रहा है, दूसरा पॉइंट क्या है कि अभिकारक अणु का आपस में टकराना बहुत जरूरी है। लेकिन ये टकराना जो है, अभिकारक अणु के बीच में जो ये टक्कर हो रही है, ठीक है, जो कॉलिजन हो रहा है अभिकारक अणु के बीच में, 2 प्रकार का होता है। यदि अभिकारक के अणु टकरा गए और क्या बन गया, उत्पाद बन गया, तो आप इस टक्कर को आप बोलेंगे प्रभावी टक्कर। क्या बोलेंगे, प्रभावी टक्कर। यदि अभिकारक के अणु आपस में टकराते हैं लेकिन उत्पाद नहीं बनता है, उत्पाद नहीं बनता है, तो इस प्रकार की जो टक्कर है उसको आप बोलेंगे अप्रभावी टक्कर। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया होने के लिए अभिकारक अणु का टकराना जरूरी है, लेकिन रासायनिक अभिकारक अणु का आपस में जो टकराना है वो 2 प्रकार का हो सकता है। यदि अभिकारक के अणु आपस में टकरा रहे हैं, उत्पाद बन रहा है, तो आप उसको बोलेंगे प्रभावी टक्कर। यदि अभिकारक के अणु टकराए, उत्पाद नहीं बना, तो आप उसको बोलेंगे अप्रभावी टक्कर। ठीक है, लेकिन आप एक काम कर सकते हैं, जो अणु अप्रभावी टक्कर दे रहे हैं उनको आप प्रभावी
टक्कर देने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, यानी अप्रभावी टक्कर को आप प्रभावी टक्कर में बदल सकते हैं। कैसे? ताप का प्रयोग करके, ये तो समझा रहे हैं सिद्धांत, ठीक है। यदि आप अब क्योंकि जिन अभिकारक अणु के बीच अप्रभावी टक्कर हुई, सबसे पहले तो उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है, दरअसल अभिकारक अणु को आपस में क्रिया करने के लिए कुछ मात्रा में ऊर्जा चाहिए होती है, और ये अप्रभावी टक्कर इसलिए हुई क्योंकि ये ऐसे अभिकारक अणु ने अप्रभावी टक्कर दर्शाई है जिनके पास क्रिया करने के लिए आवश्यक मात्रा में ऊर्जा नहीं है। तो आप अगर ताप बढ़ाओगे तो इन अणुओं की ऊर्जा बढ़ जाएगी जो अप्रभावी टक्कर दे रहे हैं, और इनकी ऊर्जा किसके बराबर हो जाएगी? उन अणुओं के बराबर जो प्रभावी टक्कर दे रहे हैं, और अप्रभावी टक्कर आपका प्रभावी टक्कर में बदल जाएगा, यानी अभिकारक के अणु उत्पाद बनाना शुरू कर देंगे, उत्पाद में बदल जाएंगे, ठीक है। अब कितनी ऊर्जा चाहिए? अप्रभावी टक्कर को प्रभावी टक्कर में बदलने के लिए अणु को कितनी ऊर्जा देनी है? ऊर्जा की उस न्यूनतम मात्रा, उससे कम नहीं चलेगा, ऊर्जा की उस न्यूनतम मात्रा को बोला जाता है देहली ऊर्जा। क्या बोलते हैं? ऊर्जा की उस न्यूनतम मात्रा को देहली ऊर्जा बोला जाता है। तो ये है अभिक्रिया दर का संगत सिद्धांत, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया होने के लिए 2 या 2 से अधिक अभिकारकों का होना जरूरी है, और अभिकारक के अणु का आपस में टकराना जरूरी है, लेकिन यह टकराना 2 प्रकार का है। यदि उत्पाद बन रहा है तो उस टक्कर को आप बोल दीजिए प्रभावी टक्कर, नहीं बन रहा है तो आप बोलेंगे अप्रभावी टक्कर। लेकिन आप ताप बढ़ाकर अप्रभावी टक्कर को प्रभावी टक्कर में बदल सकते हैं, क्योंकि अणुओं की ऊर्जा बढ़ जाएगी, और किसके बराबर हो जाएगी? जितनी प्रभावी टक्कर देने वाले अणुओं की होती है। और ऊर्जा की उस न्यूनतम मात्रा को जिसे पाकर अभिकारक के अणु आपस में क्रिया करके उत्पाद बना लेते हैं, उस ऊर्जा को बोला जाता है देहली ऊर्जा बोला जाता है, या फिर संक्रियण ऊर्जा। एक और कंसेप्ट आएगा इसमें। संक्रियण ऊर्जा क्या है? ऊर्जा की वह मात्रा जिसे पाकर अभिकारक के अणु संक्रिय हो जाते हैं और आपस में क्रिया करके उत्पाद बनाने लग जाते हैं, उस ऊर्जा को क्या बोलते हैं? संक्रियण ऊर्जा भी बोलते हैं, या फिर एक्टिवेशन एनर्जी भी बोला जाता है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। इसके बाद, क्योंकि ये रिवीजन चल रहा है तो थोड़ा फास्ट चलेगा, ठीक है। इसके बाद हमने क्या कंसेप्ट पढ़ा था आगे? अभिक्रिया की कोटि। देखिए, अभिक्रिया की कोटि यहाँ तक हमने क्लास में स्टडी कर ली थी। इसके बाद हमने स्टडी की थी अभिक्रिया की कोटि, या इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। देखिए, अभिक्रिया की कोटि क्या है, ठीक है। मान लीजिए एक रिएक्शन है मेरे पास, देखिए A+B, ठीक है, और ये दोनों आपस में क्रिया करके क्या बना रहे हैं? AB बना रहे हैं। कैपिटल A+B, ये दोनों आपस में क्रिया करके AB बना रहे हैं। AB अभिकारक हैं, जो AB बना ये उत्पाद है। अब इस अभिक्रिया में A के कितने अणु भाग ले रहे हैं? स्मॉल a अणु भाग ले रहे हैं। B के कितने अणु भाग ले रहे हैं? स्मॉल b भाग ले रहे हैं, ठीक है। अब द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम क्या कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया का जो वेग होता है वो अभिकारक पदार्थों के संक्रिय द्रव्यमान के समानुपाती होता है। मान लीजिए अभिकारक A का संक्रिय द्रव्यमान A है और अभिकारक B का संक्रिय द्रव्यमान कितना है? कैपिटल B है। रासायनिक अभिक्रिया का वेग अभिकारकों के संक्रिय द्रव्यमान के समानुपाती होता है। तो एक अभिकारक A का संक्रिय द्रव्यमान है और ब्रैकेट B जो है अभिकारक B का संक्रिय द्रव्यमान है। A की पावर A क्या प्रदर्शित कर रहा है? इसके अणुओं की संख्या, मतलब इसकी सांद्रता को व्यक्त कर रहा है कि A कितना है। अगर A के 2 अणु है तो A का मान 2 होगा, A के 3 अणु है तो A का मान 3 होगा, A के 4 अणु है तो 4 होगा। वैसे B की पावर स्मॉल b, यदि B के 2 अणु भाग ले रहे तो B का मान 2 होगा, B के 3 अणु इस अभिक्रिया में भाग ले रहे तो B का मान 3 होगा। तो A जो स्मॉल a और स्मॉल b है, ये A B की सांद्रता को व्यक्त कर रहे हैं। सांद्रता को हमने घात के रूप में व्यक्त कर दिया। किस रूप में व्यक्त कर दिया है? घात के रूप में। यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों के जो सांद्रता है, जब आप उसे घात के रूप में व्यक्त करते हैं, अगर हम इस सांद्रता की घात को जोड़ दें A+B, ये A की सांद्रता A है, B की सांद्रता एक जो घात के रूप में भी व्यक्त A+B, जो भी इनको जोड़ के जो टोटल आएगा इसको हम बोलते हैं अभिक्रिया की कोटि। अभिक्रिया की कोटि बोला जाता है। मान लीजिए A के 2 अणु भाग ले रहे हैं तो A की जगह पे 2 आ गया, B का 1 अणु भाग ले रहा है तो B की जगह पे 1 आ गया, दोनों को जोड़ के कितना हो गया? 3 हो गया। तो इस जो रासायनिक अभिक्रिया है कि यदि A+B 3 आ रहा है तो इसकी कोटि कितनी होगी? 3 होगी, यानी ये तृतीय कोटि की अभिक्रिया। अगर 2 आ रहा होता आंसर तो हम बोलते हैं द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है, ठीक है। यदि 1 आ रहा आंसर तो हम इसको क्या बोलेंगे? प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। या सीधे सीधे हम ये भी कह सकते हैं अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या। ऐसा प्रतीत होता है, लेकिन जब आणविकता हम पढ़ते हैं तो काफ़ी डिफरेंस देखने को मिलता है,
ठीक है। तो एक अगर ये आंसर आपका a प्लस बी 1 आ रहा है तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, 2 आ रहा है तो द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है, 3 आ रहा है तो तृतीय कोटि की अभिक्रिया होगी। ठीक है। इसी तरह से एक शून्य कोटि की अभिक्रिया भी होती है जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं। शून्य कोटि की अभिक्रिया, क्या डिफरेंस है भाई प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि, तृतीय कोटि और शून्य कोटि में? दरअसल क्या होता है कि रासायनिक अभिक्रिया का जो वेग होता है वो सांद्रता पर निर्भर करता है। बिल्कुल सही बात है, वेग इज प्रोपोर्शनल टू अभिकारकों की सांद्रता। सांद्रता आप बढ़ाओगे तो वेग भी बढ़ेगा। बिल्कुल, प्रथम कोटि में भी बढ़ता है, द्वितीय कोटि में भी बढ़ता है, तृतीय कोटि में भी बढ़ता है। लेकिन एक रिएक्शन ऐसी है जिसके वेग पर सांद्रता का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता है। आप अभिकारक कितना ही बढ़ा दो, इसकी सांद्रता कितनी ही बढ़ा दो, अभिक्रिया को 5 मिनट में होना है तो 5 मिनट में होगी। अभिक्रिया का वेग निश्चित है, वेग नहीं बढ़ेगा। तो ऐसे अभिक्रिया को बोला जाता है शून्य कोटि की अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? शून्य कोटि की अभिक्रिया, क्योंकि इस अभिक्रिया के वेग पर सांद्रता का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, ये जरा फास्ट रिवीजन हमारा चल रहा है। इसके बाद हमने देखा था अभिक्रिया की आणविकता क्या होती है। ठीक है, आणविकता और कोटि में एक अंतर भी निकल के आता है। दरअसल जो अभिक्रिया की कोटि होती है वो तो सांद्रता पर निर्भर कर रही है, सांद्रता के बेस पे हमारी एक शून्य कोटि की भी अभिक्रिया आ जा रही है। जबकि आणविकता का सीधा सीधा मतलब है कि अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या, उसका सांद्रता से लेना देना नहीं है। अभिक्रिया में 2 अणु भाग ले रहे हैं तो अभिक्रिया की आणविकता 2 होगी। अभिक्रिया में 3 अणु भाग ले रहे हैं तो अभिक्रिया की आणविकता 3 होगी। 4 अणु भाग ले रहे हैं तो अभिक्रिया की आणविकता 4 होगी। फॉर एग्जाम्पल एक रिएक्शन देख लो आप, हैबर-विस से अमोनिया में आपने क्या किया था, N2 + 3H2, N2 + 3H2। N का 1 अणु भाग ले रहा है, H2 का 3 अणु भाग ले रहा है, 1 + 3 कितना हो गया 4। तो इसकी आणविकता कितनी होगी? 4 होगी। इसकी आणविकता अणु भाग ले इस अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणु कितने हैं? विकारक अणु की संख्या 4 है, तो इसलिए इसकी आणविकता 4 होगी। ओके, थैंक्स।